नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अमृतमय है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं का अमृत काल चल रहा है। महत्वपूर्ण पदों पर अमृत महोत्सव मना चुके नेता बैठे हुए हैं। 76 साल के कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं। 71 साल के डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष। 78 साल के जयप्रकाश अग्रवाल मध्य प्रदेश के नए प्रभारी बनाए गए हैं और 77 साल के दिग्विजय सिंह प्रदेश कांग्रेस को रिमोट से चला रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस पर वयोवृद्ध नेताओं का कब्जा है और इन बुजुर्ग हो चुके नेताओं के सारे कांग्रेस 2023 की वैतरणी पार करने का सपना देख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की टीम तरोताज़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 63 साल के हैं। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव 50 के आसपास हैं। सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी युवा है। तो एक तरफ बुजुर्ग और दूसरी तरफ तरुणाई, एक तरफ ऊर्जा से भरपूर चेहरे, दूसरी तरफ थके हुए उम्रदराज। तो क्या उम्रदराज कांग्रेस 2023 में युवा भाजपा को चुनौती दे पाएगी? क्या भाजपा युवाओं के सहारे 2023 में सत्ता बचा पाएगी? इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस युवा खून की कमी से जूझ रही है। थके हुए कंधों पर कांग्रेस का भार है। 70 पार के नेताओं की लंबी कतार लग चुकी है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेकर प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल 75 पार कर चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी अमृत महोत्सव के करीब पहुंचने वाले हैं। इन नेताओं के बूढ़े कंधों पर कांग्रेस का भार है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के युवा नेतृत्व की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। सर्वत्र वयोवृद्ध ही छाए हुए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की टीम मजबूत नहीं हो सकी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस जीत अवश्य पाई थी, लेकिन 2020 में कांग्रेस का युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में चले गए। इसके बाद कांग्रेस के युवा नेता लगातार अप्रासंगिक होते चले गए। राहुल गांधी की पसंद अरुण यादव, अजय सिंह, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा, ओमकार मरकाम, कांतिलाल भूरिया पहली पंक्ति में जगह तक नहीं बना पाए। जीतू पटवारी जैसे नेता भी प्रदेश में पहचान बनाने में नाकामयाब रहे हैं। यह युवा नेता हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम थे। जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन में भी फिट बैठते थे, लेकिन पार्टी ने इनका कोई उपयोग नहीं किया, बल्कि युवा मुकुल वासनिक को हटाकर उनके स्थान पर 78 साल के जयप्रकाश अग्रवाल को प्रभारी बना दिया। आज प्रदेश कांग्रेस में युवा नेतृत्व की कमी कहीं न कहीं खटक रही है। इसका प्रभाव 2023 के चुनाव में भी पड़ सकता है। इस पर कांग्रेस को ध्यान देने की कहीं न कहीं जरूरत है। 72-73 साल के नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को युवा लगते हैं, और चूंकि संघ से अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन लोगों के विवाह लेट हुए थे, तो जिनके विवाह लेट हुए हैं वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी इनको युवा ही समझ रही है। और कांग्रेस पार्टी में युवा और बुजुर्गों को कोई मतभेद नहीं है। नौजवानों की ताकत और बुजुर्ग शक्ति का आशीर्वाद, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन, यही कांग्रेस पार्टी की लंबी राजनीतिक यात्रा के मूल में बसी हुई है। उधर बीजेपी के पास युवा नेतृत्व की कतार है, बल्कि यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बीजेपी से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी नेता युवा हैं। भाजपा में 70 पार के नेताओं को घर बैठा दिया गया। इसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। युवा नेतृत्व की एक नई पीढ़ी उभर कर बीजेपी में सामने आई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब वयोवृद्ध हो चली है। न तो उनके पास नेता है, न नीति है, न नीयत है। कमलनाथ जी का अनुभव वक्त के बदलाव के साथ पूरे प्रदेश ने देखा। 15 महीने में कैसे कमलनाथ जी ने प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया, यह पूरे प्रदेश ने इसको देखा। इसके विपरीत आज भारतीय जनता पार्टी में युवा नेतृत्व है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी युवा हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी युवा हैं, हमारे जो प्रभारी हैं वो भी युवा हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों कांग्रेस में युवा नेताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। युवाओं को जोड़ने के मामले में कांग्रेस लगातार पिछड़ती क्यों चली जा रही है।
क्या उम्र दराज हो चुके नेताओं के भरोसे कांग्रेस 2023 का चुनाव जीत सकती है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे आने वाले दिनों में कांग्रेस को जूझना पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की युवाओं से भरपूर टीम नए उत्साह के साथ चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी पर। और आपकी मुस्कान बता रही है कि अमृत काल के नेताओं के लिए आपके पास भी कुछ अमृत की बूंदें हैं। तो सबसे पहले आप ही के पास कि जो हम दिखा रहे थे, जो आपने देखा और सब हम देख रहे हैं कि उम्मीद की जा रही थी कि जब अभी 2 दिन पहले कि जब मुकुल वासनिक ने इस्तीफा दिया कि शायद किसी एक युवा को कमान दे दी जाएगी प्रभारी के तौर पर, जो प्रदेश के कांग्रेस के उन युवाओं की सुन पाएगा जिनको हाशिए पर डाल दिया गया है, चाहे वो नेता हों चाहे वो कार्यकर्ता हों। लेकिन हमने देखा कि जब निर्णय होता है तो जयप्रकाश अग्रवाल, जिनको लगभग लोग दिल्ली में भी भूल चुके होंगे, उनको मध्य प्रदेश में प्रभारी बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो सूची आती है उसमें पंकजा मुंडे का नाम है शामिल, उसमें मुरलीधर राव भी रिपीट होते हैं और एक नया नाम हो जाता है पूर्व कठेरिया। तो अब जो अमृत काल बन रहा है आज़ादी का, तो ये कांग्रेस का जो अमृत काल है, तो एक आज़ादी के अमृत काल में तो हम देख रहे हैं कि देश के लिए नई नई स्कीमें आ रही हैं, नए नए प्लान हैं, नई उम्मीदें हैं, नई सोच है। और एक अमृत काल वाले जो कांग्रेस के नेता हैं वो 2023 में कांग्रेस को कहाँ ले जाते दिख रहे हैं? देखिए मनोज जी, एक बात बहुत साफ है कि आदमी की एक्टिविटी जो है उसको युवा बनाती है और जो आयु फैक्टर है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गंभीर विषय है। मुझे जो मुस्कुराहट आ रही है, मैं पहले जानना चाह रहा हूँ कि आप किन एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं? इतनी राजनीतिक बात कर जी, इस समय केवल राजनीतिक है, बाकी की बात मैं इसीलिए मैंने कहा दर्शकों को भी थोड़ा नहीं, बाकी अपन व्यक्तिगत चर्चा में कर लेंगे जी। मुझे जो मुस्कुराहट थी वो ये थी कि आज मैंने अपने आप को युवा फील किया है। और वो इसलिए कि आपने जब ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 63 साल के हैं और युवा हैं, तो मैं उनसे केवल 5 दिन बड़ा हूं। मैं 1 मार्च को पैदा हुआ था 59 में, वो 5 मार्च को पैदा हुए। तो मैंने आज अपने आप की युवा फीलिंग जो है महसूस की है और मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं। तो मैंने जो मेरी मुस्कुराहट है वो उसका कारण ये था जी। अब आती है बात कांग्रेस की और जिनके बारे में आपने कहा, जेपी अग्रवाल जी के बारे में हम सब जानते हैं कि सिखों के मामले में उनके साथ काफी कुछ मामला हुआ था, सिख आंदोलन के मामले में या दंगों की बात जो है उसका उनके साथ वाले जेल भी गए, जगदीश टाइटलर। हाँ, उनके साथ वाले जेल भी गए और इनको भी काफी दिन तक जो है ये भी मेरे ख्याल से जेल गए थे, जहां तक मैं करेक्ट हूं। तो एक तो ये मध्य प्रदेश के लिए माइनस पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि जो युवा चेहरा है जिनके आपने न फोटो दिखाए, ये सब लोग जो है उनकी जो एक प्रकार से उत्साह रहता है वो मर गया है, क्योंकि इनके सामने आज कोई शक्ति नहीं है कि कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को ये लोग साइडलाइन करने की हिम्मत रखें। आपके चैनल पर मैंने सबसे पहले कहा था और आज मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं जी, जिस भी राजनीतिक नेतृत्व में अपने बुजुर्गों से साइड निकल आगे पग रखने की ताकत है, वो राजनीतिक दल अब जिंदा रहेगा। क्योंकि देश की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आ गया है और बड़ा बदलाव ये है मनोज जी कि आप अब बातों के झमेले में नहीं फंसा सकते, आउटपुट चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में 100 टिप्पणी करें, लेकिन उसने एक लंबी फहरिस्त दी है कि उन्होंने बहुत कुछ इस देश को दिया है। 370 को उन्होंने हटा दिया, आतंकवाद के मामले में उन्होंने अपना एक नया स्टैंड ले लिया, जो डोजियर सौंपने वाला मामला था पाकिस्तान को, बार बार हम चिट्ठियां भेजते थे कि भाई साहब आप देख लीजिए हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ के लोग गुंडागिर्दी करते हैं, आतंक फैला रहे हैं। तो वो जो है वो डोजियर की प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया। राम मंदिर का मामला हमारे सामने सब लंबे समय बाद लोग 26 जनवरी 15 अगस्त पे लंबी चेकिंगों से त्रस्त नहीं है, त्योहारों के समय लोग आराम से चेकिंगों से त्रस्त नहीं है, ये भी एक दौर हमने देखा है। ये सब चीजें जो भी आपको जोड़ना है आप भी अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देश ने परिवर्तन देखा है। ये देश ने पहली बार देखा है कि हमारी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो थी कि सीमा पार जाकर के हमारी मारने की ताकत हो गई और हमारे देश को विश्व की बड़ी बड़ी ताकतों ने शक्तिशाली देश के रूप में माना है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद हमारे झंडे को देख करके उसे सल्यूट करते हुए हमारे लोगों को बाहर आने दिया है और अन्य देशों के लोग हमारे झंडे के नीचे से और युद्ध के क्षेत्र को आया है।
जहां कोई युद्ध विराम नहीं करा पाया, वहां भारत के प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम तब तक करा दिया जब तक बच्चे न निकल जाएं। ये हमारी शक्ति को हमें समझना पड़ेगा, ये पूरा देश समझ रहा है। दूसरी बात आती है कांग्रेस के युवा और बुजुर्ग वाला मामला। तो मनोज जी, जब तक राहुल गांधी जी बुजुर्ग नहीं होंगे तब तक कांग्रेस में कोई युवा पनपने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी से युवा कोई हो ही नहीं सकता। और जब तक उनको वो जो है बुजुर्ग नहीं होंगे, जब तक कांग्रेस में युवा का कोई भविष्य नहीं है। इस बात को व्यंग्य के रूप में भी ले सकते हैं, यथार्थ के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरी और बाकी जो पैमाने हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसमें युवा उनको माना जाता है जो 40 तक हो जाते हैं, वैसे तो अधेड़ की गिनती में जाते हैं। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी कब युवा हो जाए, कब बुजुर्ग हो जाएंगे? हालांकि 54 साल के हो गए वो। नहीं, अब जैसे हमारे के भाई कह रहे थे तो उसमें, और फिर मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना। आज कांग्रेस का प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात शुरू करता है, भाजपा का प्रवक्ता कांग्रेस से अपनी बात शुरू करता है। दोनों के पास अपनी बात कहने के लिए नहीं है कुछ भी। आज फिर वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं। विपक्ष का नेता 2 बार आपका नहीं बनने दिया, आपको कभी ये तोता रटन समझ में आएगी? आपकी समझ में नहीं आता क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करने का अभिप्राय ये है कि आप जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं, आप उसी बात पर अड़े हुए हैं। क्या आप ये मान के चलते हैं कि देश का मुस्लिम समुदाय आज आरएसएस की 10 साल की सरकार देखने के बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के दिमाग में ये नहीं आएगी कि हमारे साथ गड़बड़ियां नहीं हो रही हैं? हमारा कहना ये है कि आप जब तक समान रूप से बैठ करके बात करने की स्थिति में नहीं आओगे, किसका क्या सुधार हो सकता है? आपने पूरे 50-52 बरस तक कांग्रेस का राज रहा है। उस राज में आपने कभी भी हिंदू समाज के लिए कुर्सी तक नहीं लाने दी। हिंदू बोलने वाले को आपने सांप्रदायिक करार दे दिया था। आज आपके बारे में क्या विचार करेगा कोई? इसलिए जो है आपको केवल मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करने के लिए आज आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इन सब बातों को बार बार लेकर के आ रहे हैं। आपको मालूम है इसका नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी आप यही कर रहे हैं क्योंकि आप। और एक अभी एक ईसाई धर्मगुरु का वीडियो भी बड़ा चर्चा में है। तो ब्रजेश जी, युवाओं की बात हो रही है, हमने देखा कांग्रेस में कई सारी एक लंबी लिस्ट है, और जो लोग आज विभिन्न पदों पर हैं, अगर कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, सुरेश पचौरी की, अजय सिंह की, इन सबको युवा अवस्था में मौका नहीं मिलता। तो शायद ये किसी वानप्रस्थ में होते या अभी इनको लोग भूल चुके होते। लेकिन उस दौर में जब ये पनपे, जब दिग्गज नेताओं की कतार थी कांग्रेस में, और कांग्रेस का टिकट जीत की निशानी माना जाता था। आज जब कांग्रेस इतने बदहाल दौर से गुजर रही है, युवाओं की सख्त ज़रूरत है। एक तरफ जो G23 के लोगों की आप सुनते नहीं, वो छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जिम्मेदारी ऐसे नेताओं को दे रहे हैं जो एकदम गुमनाम हो गए। तो इससे मैसेज क्या देना चाह रही कांग्रेस? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि युवा और बुजुर्ग, युवा होना सिर्फ सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो प्रधानमंत्री इतने सफल नहीं होते और राहुल गांधी ज़्यादा सफल होना चाहिए था। और यदि आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग हैं उनके पास, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो असफल ही हो जाएंगे। भाजपा में देखिए आपके जो बुजुर्ग हैं वो सफल रहे, लेकिन ये सिर्फ व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में ये युवा भी नहीं होते, बुजुर्गों पर भी कांग्रेस हाथ रख देती, तब भी वो सफलता का पैमाना था। आज की तारीख में ये कोई मायने नहीं रखता है कि बीजेपी युवा को वोट देगी, टिकट देगी तो ही वो जीत सकता है। यदि वो बुजुर्ग को टिकट देगी तो भी वो जीत सकता है। ऐसा ये है कि जब मध्य प्रदेश की अगर 7.5-8 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ से ज़्यादा युवा मतलब ऐसे हैं जो 25 से 26 साल के बीच के, 19 से 26 साल के, एक बड़ा वोट बैंक है वो। और ऐसा कोई नेता आपके पास नहीं कोई युवा को लुभा सके। ऐसा कोई नेता नहीं है जो 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच जा सके। हम देख रहे हैं राहुल गांधी 5 महीने की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो रोज़ भी अगर चल भी रहे हैं 20-30 किलोमीटर। हमने देखा कि दक्षिण भारत में चंद्रशेखर रेड्डी के बेटे ने, देखिए आप, 500 दिन की यात्रा की और सरकार बना ली। तो ऐसा युवा तो आपको चाहिएगा ना कि पार्टी में एक नई ऊर्जा फेंक सके। जरूरी नहीं हम कह रहे कि अगर वो कमलनाथ कर सकते तो कमलनाथ भी करें। वो संतुलन बनाने की जरूरत है। यदि वो युवा की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी पदयात्रा हैं, जितने लोगों से संपर्क कर सकते हैं, वो कोई युवा नेता कर सकता है। उसका आपके करने के ऊपर है कि आप कितने जुझारू हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं। आप देखिए कि इस उम्र में भी शिवराज सिंह चौहान जैसे नए युवा भी मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे हम बीजेपी में भी ढूंढ निकलेंगे तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं, पूरी युवा टीम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनमें से कुछ लोग होंगे या चंद लोग ऐसे निकल जाएंगे जो शिवराज जी जैसे मेहनत कर सकते हो? तो ये पैमाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं। लेकिन हाँ, कांग्रेस में जो युवाओं के, तो निश्चित तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं ये महसूस करती होगी कि बुजुर्गों ने कब्जा कर रखा है, उन्हें उतने मौके मिलना चाहिए। यदि आप अनुभव और युवा, जो हमने राहुल गांधी का वो टाइटल देखा था, किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था, जब चाहे सचिन पायलट का मामला हो, चाहे गहलोत का मामला हो, चाहे कमलनाथ का और सिंधिया का मामला, लेकिन वो संतुलन बना, बड़े बलवान योद्धा हैं। बिल्कुल। तो ये संतुलन बनाने की जिम्मेदारी है उन बुजुर्गों की, उन जो अनुभव वाले नेता हैं उनकी, कि वो युवाओं को साथ कर चले।
लेकिन मुझे लगता है हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वैसी सफलता हासिल हुई है, ना हम देख रहे हैं कि राजस्थान में वो सफलता हासिल हुई। और वही टकराव की वजह हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी कांग्रेस में दिखाई दे रही है कि वो संतुलन नहीं बैठ पाए। संतुलन कौन बैठा सकता है? संतुलन बैठा सकता है निश्चित तौर पर जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभव वाले नेता हैं, उनको साधना चाहिए युवाओं को, और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि उनसे बेहतर तरीके से कैसे काम ले सकते हैं। हम देखते हैं कि यदि अनुभव वाला एक व्यक्ति आपके घर में, एक परिवार में, एक कुटुंब में, तो आप उससे सलाह लेते हो, सही सलाह देता, अनुभव से जो सलाह मिलेगी आपको, लेकिन उसका काम रहता है कि वो कैसे तालमेल बना। वैसे ही परिवार की तरह मुझे लगता है उनकी तो सुनवाई हो नहीं रही है ना, इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, ऐसे तमाम सारे नेता छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली को छोड़ दें मनोज जी, यदि मध्य प्रदेश पे केंद्रित करें तो मध्य प्रदेश में तो ऐसे हालात नहीं है ना कि उनकी सुनवाई नहीं हो। तो कमलनाथ जी जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसको चाहे युवा को जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लालच है मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है कि कमलनाथ छोड़ के जाएंगे? आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह को भाजपा ले लेगी? आपको लगता है सुरेश पचौरी जाएंगे? नहीं, मुझे दूसरे दल में जाने की उसको मैं सोच ही नहीं रहा हूं। तो मेरा मतलब है कि ना वो दिल्ली ना। जाएंगे या जो वो निर्णय ले लेंगे उसको काटने वाला आज की तारीख में दिल्ली में नहीं बैठा कोई मनोज जी। आप देखिए कमलनाथ जी जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है, चाहे वो अरुण यादव हों जो राहुल गांधी के करीब ही रहे हों, चाहे आप देख लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, राहुल गांधी, किसने काटी उनकी बात? तो आज वो मध्य प्रदेश में चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि देखिए हमने मध्य प्रदेश में कैसी कांग्रेस खड़ी कर दी है, जो आगे लगातार सफलता की कदम बढ़ाती चलेगी, युवा भी आएगा आगे। और लेकिन क्या है, यहाँ भी देखिए ना, हम घर परिवार में भी देखते हैं जो पुत्र मोह होता ना, तो वो जो मोह है मुझे लगता है कि किसी एक से आपको ज़्यादा स्नेह है, या पुत्रों को ले लीजिए तो आप बाकी के जो प्रतिभाशाली युवा हैं आपके, या तो वो साइड किनारे कर दिए गए, हाशिए पे धकेल दिए गए, उनको आप मौका देंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सब कुछ, क्योंकि यदि आप मौका देंगे तो आप देखिए अरुण यादव को यदि आप मौका मिला था तो उन्होंने जो आपने एक नींव रखी थी वो 6 महीने में आप आए और आपने कहा कि साहब पूरी सफलता किसकी बदौलत मिली? कमलनाथ की बदौलत मिली। वो संघर्ष किसने नहीं देखा? वो संघर्ष जब लाठियां खाई अरुण यादव ने, जब उन्होंने वो संघर्ष दिखाया तो आपके और उनके बीच में खटास शुरू हो गई। जबकि आप श्रेय उनको भी दे सकते थे कि अरुण यादव ने मेहनत की थी, उसको आगे बढ़ाया। राजनीति में ऐसा होता नहीं है। राजनीति में ऐसा होता नहीं, जिस सीढ़ी चढ़ते हैं एक और चीज हम देख रहे हैं कि ये सारी दिक्कतें अकेले मध्य प्रदेश की नहीं कर रहे हैं, पूरी अगर हम बात करें कि आप किस तरह पंजाब में जो करते हैं आप कि एक उम्र दराज को घर बिठा के एक युवा चन्नी को लाते हैं, वो अपनी दोनों सीटें हार जाते हैं, और पंजाब में वो कहाँ किसी को नहीं पता। राजस्थान में इसी झगड़े के दर्शन नहीं हो रहा, खतरे में यही टकराव हमने पड़ोस में छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में इसी टकराव में सरकार चली गई। तो जब कमलनाथ सर्वे सर्वा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तब वो तो किसी ना किसी 2-4 युवाओं का नेतृत्व को उभार ही सकते हैं कम से कम, कि चलिए ठीक है कार्यकारी अध्यक्षों को बहाने फिर से नई टीमें बना दें। लेकिन वो कहाँ युवा प्रयोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एससी मोर्चे में कर रहे हैं या आदिवासी में, ऐसी जगह जहाँ उनको सीधी चुनौती ना मिल सके। देखिए एक बात और साफ साफ समझ में आ रही है अपन दोनों की चर्चा, तीनों की चर्चाओं के बीच में, कि कांग्रेस के अंदर विजन समाप्त होता जा रहा है। देखिए संगठन संरचना जो है किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी संगठन की, किसी भी पारिवारिक दृष्टिकोण की भी, यदि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये मान करके चल पढ़ाते हैं कि आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी पारिवारिक स्थिति क्या है, तो आने वाली तीसरी पीढ़ी हमारी क्या करेगी, ये एक परिकल्पना हमारे दिमाग में रहती है, तब आपका घर बेहतर बैठता है। आज हम मैट्रिक पास हुए थे तो हमारे बेटे ने बीए कर ली और हमारा पोता जो है वो ज्यादा अच्छा पढ़ जाएगा और वो डॉक्टर इंजीनियर या ऐसा जिससे पारिवारिक दिशा बदल जाए, ऐसी स्थिति में आ जाएगा। ऐसा एक आम धारणा रहती है आप सोचने वाले की, क्योंकि उन दिनों में शिक्षा का स्तर ऊंचा था तो लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते थे, और इस समय जो है मध्य था तो मध्य वाले ज्यादा पढ़ गए। अब जो है जो स्तर आ रहा है आपको मालूम है केवल व्यवसाय के लिए शिक्षा हो रही है, तो उसको लेकर के यही कल्पनाएं संगठन में होती है। हम भी एक ट्रेड यूनियन चलाते हैं, उसके अंदर हम भी पदाधिकारी हैं मनोज जी, उसमें हमें ये ध्यान रहता है कि आने 3 पदाधिकारी हमारे ध्यान में रहना चाहिए, हमारे बाद में कौन बनेगा, ये कल्पना आपको लेकर के चलना पड़ेगी, तब आप संगठन चला पाते हो। बिल्कुल, ये कांग्रेस में भी थी ये व्यवस्था कि अध्यक्षता चाहे गांधी परिवार करे, लेकिन नेतृत्व करने वाले लोगों का एक बड़ा समूह हुआ करता था, निर्णय लेने वाला, जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि एक समय ऐसा था कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो बड़े नेताओं की बातें सुना करती थी, उनको माना करती थी, लेकिन पुत्र मोह ने ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिन्होंने अपने पूरे सारे मामले को समाप्त कर दिया। इसलिए ये जो परिस्थितियां बन रही है, अब उसके बाद से कांग्रेस में एक बीमारी आ गई है कि अपने से बाहर और अपने बेटे से बाहर कोई नहीं सोचता। कमलनाथ जी अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का बेटा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का समाधान मुझे नहीं लगता कि तीनों चारों बुजुर्ग लोग लेंगे। ये युवा को ही नेता प्रतिपक्ष बना सकते थे। मैं गोविंद सिंह जी का विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे उनसे संबंध है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि गोविंद सिंह जी का मार्गदर्शन मिलता और कोई युवा नेता को जो है अपनी प्रस्तुतिकरण जिसका सबसे बढ़िया होता, ये मेरा संकेत है, जिसका बेहतरीन प्रस्तुतिकरण होता, उसको जो है नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया जाता। मैं आज दावे से कह सकता हूं कि गोविंद सिंह जी के पास अनुभव और योग्यता, बड़े एडवोकेट हुए हैं, एक जमाने के वकील हैं वो, उसके बावजूद भी जब वो प्रस्तुतिकरण करने, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जगह जो माफ कीजिए कमलेश्वर पटेल हैं, वो ये कहते हैं कि विधानसभा का सत्र 25 दिन का होना चाहिए, जबकि ये मांग कहाँ से होना थी कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से होना चाहिए। तो ये कि सामंजस्य का भी एक अभाव। देखिए, सामंजस्य तो कांग्रेस का खत्म ही हो गया ना। जब आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार में सामंजस्य नहीं है, आप इतने दिन से ये तय नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी जी को बनाना कि नहीं बनाना, आप तय करिए ना। आपको रोकने वाला कौन है भाई? सोनिया गांधी जी जो बोलेंगी वो कांग्रेस में होगा, तो तय कर लेना कि सोनिया जी प्रियंका जी को बना रही है, राहुल गांधी जी को बना रही है, तय कर लेना वो। लेकिन उन्होंने तय नहीं किया, वो सिक्का उछाल के छोड़ दिया उन्होंने बाजार में। अब वो सिक्का उछाल करके छोड़ने का लाभ होना चाहिए था, क्योंकि राजनीति में ये करा जाता है कि हमने मुद्दा उछाल दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं बनना चाहते। जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं हमारा तो मन नहीं है, लड्डू फूट रहे हैं रोजाना, रोज लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं। अरे भाई वो तो ठीक है, देश आपको रेस में लाएगा कि नहीं लाएगा, लेकिन इसी प्रकार से कांग्रेस की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाता, राहुल गांधी जी को बना दो। एक तरफ तो कह रहे हैं हम राहुल गांधी जी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, दूसरी तरफ कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकालेंगे। तो जब अध्यक्ष ही नहीं है तो वो उनके निकालने से होना जाने वाला क्या है? तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं नामांकन भरूंगा या नहीं भरूंगा तब पता चल जाएगा, तब उसी दिन पता लग जाएगा। तो ब्रजेश जी, इसका तात्पर्य मनोज जी कि जब तक आप बादल नहीं छांटोगे तब समझ में नहीं आएगा कि सूर्य की चमक कितनी है। आप कांग्रेस में जो है गुप्त अंधेरा छाया हुआ है, बादल छांट करके जब तक सूर्य प्रकाश नहीं आएगा आप स्पष्ट करो, आपके सामने बचा क्या है? आप सस्पेंस क्यों रखना चाहते हो? इसलिए रखना चाहते हो कि ज्यादा दिन आलोचना नहीं हो, फिर राहुल गांधी को तो बढ़ाना ही है आपको। तो ये जो 20 दिन 25 दिन की आलोचना है ये ना होए, बाद में होती रहे आलोचना, उससे क्या फर्क? तो ब्रजेश जी एक और चीज़ हम देखते हैं कि बीजेपी भले युवा हुई, लेकिन संगठन की बात करें तो उसमें भी ये दिक्कत हो गई कि जो युवा नेता हैं कई सारे, जिनको क्राइटेरिया के चक्कर में टिकट नहीं मिला, या मंडल अध्यक्ष नहीं मिले, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिले, या जिनको अभी हमने देखा नगरीय निकाय में टिकट नहीं मिला, या विधानसभा में जिन पर खतरे की घंटी है, या परिवारवाद है, वंशवाद, ऐसी तमाम सारी चीज़ें, तो उसमें भी युवा कई सारे ऐसे नेता हैं जिन पर संकट के बादल हैं। तो इस पर बीजेपी को शायद विचार करना चाहिए। देखिए मनोज जी, बीजेपी में एक सिस्टम बन चुका है कि युवा किस तरह से आगे आएंगे और कैसे वो काबिल होंगे तो और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और यदि वो उस क्षमता के साथ नहीं आते, उनमें उतनी क्षमता नहीं है, तो किस तरह से साइड कर दिए जाएंगे। हमने देखा है कि किस तरह से युवा आगे आए हैं बीजेपी में। आप देखिए कि ये युवाओं की दूसरी पीढ़ी है, जो उसके बाद तीसरी पीढ़ी आ रही है युवाओं की, चाहे वो आकाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, चाहे और हम ऐसे दर्जनों नाम गिना सकते हैं, चाहे आप पूरे संगठन में देख लीजिए। इससे एक पीढ़ी यदि शिवराज जी वाली देख लें, एक पीढ़ी हम देख लें कि उनके बाद वाली जो आई है विश्वास सारंग से लेके, रामेश्वर शर्मा से लेके, रमेश मेंदोला से लेके, तो वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी देखिए जिस तरह से बदलाव होता है उस तरह से बदलाव देखते हैं। तो यदि जो साइड किनारे हो गए हैं या जिनको मौका नहीं मिला है, तो उनके पास बहुत सारे काम है जिम्मेदारियां देने का, तो वो सबको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जिम्मेदारियां का विभाजन कर दिया जाए कि यदि जिनको मौके नहीं मिले, सबको तो आप चुनाव मैदान में उतार नहीं सकते, सबको तो विधायक बना नहीं सकते, तो किस तरह से उसमें विभाजन किया जाए कि एक पार्टी की जो लाइन है कि युवाओं को मौका मिलता रहे, वो जिस तरह से संगठन में हम देखा है मंडल स्तर से लेकर उन्होंने युवाओं को मौका दिया है, तो धीरे धीरे एक उनमें से चयन करते चले जाएंगे जो बेहतर होंगे। अब पार्षद हम देख रहे हैं कि चाहे रामेश्वर शर्मा के दौरान हो, चाहे आलोक संजर के दौरान, ये सब सारे इतने सारे पार्षद बने थे ना, सारे तो विधायक और सांसद बन नहीं गए, उनमें से चुनिंदा ही आए हैं ना, जिनकी काबिलियत होगी वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी शर्मा जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये भाजपा में ही प्रमाण है कैलाश विजयवर्गीय जी का, विशेष रूप से जिन्होंने अपनी एक सीट अपने एक सहयोगी रमेश मेंदोला को दे दी, दूसरी सीट मऊ से जीत के आए उषा ठाकुर जी को दे दी। क्या कांग्रेस में ऐसा कोई है जो अपने परिवार से बाहर निकल करके ऐसी सीट दे देगा? उदाहरण ही नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी मैं एक बात आपसे मनोज जी और कहना चाहता हूं, हमारा जो पत्रकारों का भी एक नजरिया है उसमें थोड़ा मैं सोचता हूं कभी न कभी विचार होना चाहिए कि बदलाव किया जा सकता है। कि हम उदाहरण देते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे का देते हैं, हमारे पास पहली बार में जीते हुए अनेकों उदाहरण। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ विष्णु खत्री का। बिल्कुल, कहाँ से आए थे विष्णु खत्री? कौन से उनके पिता? पहली बार से नहीं, वो तो लगातार तीसरी बार जा रहे हैं। तो 2 बार विधायक हो गए, 2 बार होगा, अब 30 बार होगा।
आप कल्पना करिए मनोज जी कि जिस भी युवा नेता को, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के हटने के बाद भारत में न जाने कितने सचिन तेंदुलकर आ गए हैं, यही एक विशेषता है कि जो मठाधीश बनकर के कहीं बैठे हुए हैं उनको बदलाव करके नए का प्रयोग जहां किया गया है वहीं आपको सफलता मिलती है, और ये सफलता भाजपा प्राप्त कर रही है लगातार। और अब तो आपने चूंकि क्रिकेट का उदाहरण दिया तो अब तो विराट कोहली का भी एक उदाहरण सामने, शायद कांग्रेस उससे ही सीख ले कि बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे हैं लेकिन मौके पे मौके मिल रहे हैं तो कुछ तो भुनाने का प्रयास करें, लेकिन अब वो कब भुना पाते हैं इस पर भी नज़र होगी। लेकिन अभी नज़र घड़ी पर, और घड़ी इशारा कर रही है कि इस चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक सबक की बात है, हालांकि अब कांग्रेस सबक कितना लेती है नहीं लेती है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कब तक पूरी बुजुर्ग पीढ़ी के सहारे वो बीजेपी जैसे तेज़ तर्राट संगठन से लोहा लेती रहेगी, कब तक उनसे टक्कर लेती रहेगी और किस उम्मीद के साथ वो इस मैदान में जाएगी। कोई युवा जब देख रहा है कि उसके लिए तो अपील करने वाला कोई नेतृत्व भी पार्टी में नहीं है। सिंधिया थे, सचिन पायलट थे, बाकी जो लोग थे उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कार्यकर्ता भी देख रहा है, वोटर भी देख रहा है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि चुनाव के पहले ही सही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे ना सही, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे ना सही, लेकिन किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर कम से कम अपने युवा नेताओं को आगे लाए, जिससे एक भरोसा दिला सके वो कि कांग्रेस में भी युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा मान के चलिए कि कांग्रेस अगर ऐसा नहीं कर पाई तो 2023 में भी उसका कुछ भविष्य मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखाई नहीं दे रहा है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।